हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टीचर्स गोल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, हम इस चैनल के माध्यम से अध्यापक से संबंधित विषयों की जानकारी साझा करते हैं। अभी हमारी क्लासेज चल रही हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की क्लासेज की कड़ियों में एक और कड़ी आज जोड़ना चाहूँगी और वो होगी पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो आदिकालीन रासो साहित्य का एक ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के बारे में एक क्वेश्चन हर परीक्षा में हमसे पूछ लिया जाता है। जहाँ भी हिंदी साहित्य आता है, पृथ्वीराज रासो से एक क्वेश्चन उठने की संभावना हुआ करती है। आइए आज हम साझा करते हैं कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कौन कौन से मुहिम बिंदु पाए जाते हैं, कौन कौन सी जानकारियां पाई जाती हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, हमारी पीछे की क्लास में हमने देखा कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस किस लेखककार ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। ये आसान लॉजिक के साथ हम पीछे की क्लास में याद करके आए हैं। अभी हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, ये जो रासो साहित्य था, इस साहित्य में सर्वाधिक वीर रस की प्रधानता रही। रासो साहित्य राजाओं को समर्पित साहित्य है, आश्रयदाताओं को समर्पित साहित्य है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंदवरदाई ने की। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? चंदवरदाई थे। आइए पहले हम चंदवरदाई के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि ये जो चंदवरदाई थे, चंदवरदाई का जन्म 1148 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1192 ईस्वी में गजनी में हुई। दोस्तों, इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो चंदवरदाई हैं, इनके बचपन का नाम चंद था। ये पृथ्वीराज के सखा मित्र दोस्त थे। हर युद्ध में ये उनके साथ रहते थे और नगाड़े बजाने का कार्य किया करते थे। युद्ध आरंभ होने से पहले जो नगाड़े बजने की प्रतिध्वनि होती है, वो कौन किया करते थे? चंदवरदाई किया करते थे। चंदवरदाई एक प्रत्यक्षदर्शी तथा शासनिक रोष का कवि कहलाया। चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत देखते हैं कि ये पृथ्वीराज के सखा थे। हर युद्ध में पृथ्वीराज के साथ रहते थे, तो ये प्रत्यक्षदर्शी कवि कहलाए, यानी जो भी इन्होंने लिखा वो प्रत्यक्ष देख कर लिखा। ये शासनिक रोष के कवि कहलाए क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है वो वीर काव्य है, वीर रस से परिपूर्ण काव्य है। और इस काव्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजा पृथ्वीराज के युद्धों का वर्णन दिया गया है, तो इसमें प्रशासनिक रोष का कवि कौन कहलाया? चंदवरदाई कहलाया। उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी का पहला महाकवि कहलाया। दोस्तों, चंदवरदाई को हिंदी का पहला महाकवि कहा जाता है। किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य माना है और चंदवरदाई को पहला महाकवि माना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है, इसकी भाषा पिंगल मानी जाती है। दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है। पृथ्वीराज रासो की भाषा में हमें विकल्प दिए जाते हैं। पिंगल भाषा है, ब्रज भाषा है, हिंदी भाषा है, राजस्थानी भाषा है। हमारा सही विकल्प आंसर होगा पिंगल। दोस्तों, राजस्थान की भाषा में डिंगल और पिंगल का प्रभाव माना जाता है। पिंगल भाषा ब्रज प्लस राजस्थानी के मेल से बनती है और डिंगल भाषा अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के मेल से बनती है। हमें ध्यान रखना है, डिंगल पिंगल अगर दोनों दी जाती हैं तो हमारा आंसर डिंगल पिंगल होगा, लेकिन अगर ये अलग अलग विकल्प में दी जाती हैं तो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो क्या मानी जाएगी? पिंगल भाषा मानी जाएगी। परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी भाषा शोरसेनी अपभ्रंश मानी है।
ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी जाती है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, तो हमारा आंसर होगा शौरसेनी अपभ्रंश। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो की भाषा शौरसेनी अपभ्रंश मानी है, जबकि सर्वमान्य भाषा कौन सी है इनकी, पिंगल भाषा कहलाती है। उसके बाद आते हैं कि पृथ्वीराज रासो में कुल पृष्ठ कितने हैं। पृथ्वीराज रासो में 2500 कुल पृष्ठ हैं, यानी यह महाकाव्य आपका 2500 पृष्ठों में लिखा गया है। उसके बाद आता है कि पृथ्वीराज रासो में कौन सा रस है। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस आपका वीर रस माना जाता है, लेकिन सहायक रस के रूप में श्रृंगार रस को भी सम्मिलित किया गया है। हम जब पृथ्वीराज रासो का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज तृतीय के शौर्य का वर्णन है, तो वीर रस की वहाँ प्रधानता पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसमें श्रृंगार रस भी पाया जाता है, उसमें ऋतुओं का वर्णन किया गया है। उसके अंतर्गत ये कहें कि श्रृंगार रस की प्रधानता भी है। उसके बाद आता है इसका विषय। पृथ्वीराज रासो का विषय क्या है, तो पृथ्वीराज रासो में सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज तृतीय का वर्णन है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी पीछे एनवीएस का पेपर हुआ और उस पेपर में हमसे पूछा गया पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज किसके पुत्र थे। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज किसके पुत्र थे, तो किसके पुत्र थे, ये सोमेश्वर के पुत्र थे। यानी पृथ्वीराज रासो में सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज तृतीय का वर्णन दिया गया है। उसके बाद है इसमें छंद। पृथ्वीराज रासो में छंदों की संख्या 1000 मानी जाती है, और यही कारण है कि पृथ्वीराज रासो को आदिकालीन छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो में 1000 छंद हैं, जिसके कारण इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया इसमें सर्ग। हर परीक्षा में अगर पृथ्वीराज रासो से क्वेश्चन उठाया जाता है तो संभवतः उसमें सर्ग पूछे जाते हैं। यानी हर परीक्षा में यदि पृथ्वीराज रासो से क्वेश्चन उठाया जाए तो संभावना बनती है कि इसमें पृथ्वीराज रासो में सर्गों की संख्या पूछी जाती है। और सर्गों की संख्या के समय ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ 49, 39, 29, 59 ये विकल्प दिए जाते हैं। हमें ध्यान रखना है पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो सर्ग है वो सर्ग कौन सा है, कैमास वध है। पृथ्वीराज रासो का जो कैमास वध है वो सबसे महत्वपूर्ण सर्ग माना गया है। अगर हम यूजीसी नेट की परीक्षा की बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो हमारे यहाँ सिलेबस में लगाया गया है, लेकिन पृथ्वीराज रासो का जो 27वां सर्ग है रेवा तट, उसकी डिटेल हमारे यहाँ पर लगाई गई है। उसको भी हम आगे की क्लास में साझा करेंगे। उसके बाद आता है संस्करण। देखिए, पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा संस्करण नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित किया गया। ये भी ध्यान देने योग्य है। हमसे पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो कितने संस्करण में प्रकाशित हुआ, तो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा संस्करण नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित किया गया। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो किस संवाद में लिखा गया है। दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद में लिखा गया है। ध्यान रखिएगा कि संवाद में लिखा गया है, सुख सुखी संवाद में लिखा गया है। उसके बाद आता है कि पृथ्वीराज रासो एक अपूर्ण ग्रंथ था, जिसे पूरा करने का कार्य चंद बरदाई के ददक पुत्र जलहण के द्वारा किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए, पृथ्वीराज रासो एक अपूर्ण ग्रंथ है और इसे पूरा करने का कार्य चंद बरदाई के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र जलहण के द्वारा किया गया।
दोस्तों आगे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो में 6 भाषाओं का समावेशन माना जाता है। वैसे तो हमने अभी देखा कि पृथ्वीराज रासो की जो प्रधान भाषा है वो कौन सी है, पिंगल भाषा है, लेकिन पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत 6 भाषाओं का समावेशन है। इसमें 6 भाषाओं का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है, जिसमें पहली है संस्कृत, अपभ्रंश, ब्रज, राजस्थानी, प्राकृत और अरबी फारसी भाषा के अंतर्गत उर्दू की पुट भी देखने को मिलती है। हमें ये याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कौन सी 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया, तो संस्कृत है, अपभ्रंश है, ब्रज, राजस्थानी, प्राकृत, अरबी, फारसी और उर्दू की पुट भी इसमें देखने को मिलती है। उर्दू भाषा के शब्द भी इसमें देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके पद्मावती सर्ग को, ध्यान देने योग्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके पद्मावती सर्ग को प्रक्षिप्तांश कहा है। प्रक्षिप्तांश का अर्थ क्या होता है? प्रक्षिप्तांश का अर्थ होता है कहा कही बातें या कही सुनाई बातें। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इसका जो पद्मावती सर्ग है ये केवल व्यक्तिगत रूढ़ता पर आधारित है, केवल कही कहाई बातें हैं। ये जो सर्ग है ये आपका एक काल्पनिक सर्ग है। आगे हम देखते हैं कि इस ग्रंथ का जो पूर्वार्ध है वो प्रामाणिक है और इसका जो उत्तरार्ध है वो अप्रामाणिक माना जाता है। जब हम पृथ्वीराज रासो को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसके जो 69 सर्ग हैं उसमें जो पहले के सर्ग हैं, जो पूर्व के सर्ग हैं वो प्रामाणिक है। उसमें पृथ्वीराज रासो के युद्धों का वर्णन दिया गया है, वो प्रामाणिक है। लेकिन इसका जो उत्तरार्ध है वो अप्रामाणिक माना जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज जो था उसको वो गजनी तक पहुंचा ही नहीं, वो गजनी पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन पृथ्वीराज रासो में कहा गया कि पृथ्वीराज को गजनी ले जाया जाता है और वहां पर शब्द भेदी बाण की प्रक्रिया आती है, जबकि वास्तविकता में ऐसा देखने को मिला है कि इसका जो उत्तरार्ध है वो अप्रामाणिक है। ये हमारे इतिहास ग्रंथों के अंतर्गत प्रमाणिक नहीं है कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत जो पृथ्वीराज है वो शब्द भेदी बाण चलाता है। उसके बाद आता है कि डॉक्टर ओझा ने इस ग्रंथ को आदिकाल का महाभारत कहा। दोस्तों ध्यान देने योग्य है कि पृथ्वीराज रासो को आदिकाल का महाभारत किसने कहा? डॉक्टर ओझा ने। क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि डॉक्टर ओझा ने पृथ्वीराज रासो को किस ग्रंथ की संज्ञा दी? तो पृथ्वीराज रासो को आदिकाल का महाभारत कहा। उसके बाद है कि इस ग्रंथ के दूसरे सर्ग में रामावतार का वर्णन दिया गया है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के कौन से सर्ग में राम का अवतार दिखाया गया है, कौन से सर्ग में रामावतार का वर्णन किया गया है, तो कौन सा सर्ग हो जाएगा? दूसरा सर्ग। ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि दूसरे सर्ग में किसका वर्णन है, तो किसका वर्णन हो जाएगा? राम अवतार का वर्णन इसमें किया गया है। उसके बाद है कि डॉक्टर वुलन ने पृथ्वीराज रासो पर रोक लगाने की अनुशंसा की, रोक लगाने की का अनुरोध किया सोसाइटी ऑफ बंगाल से। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पृथ्वीराज विजय पर जो जयनारायण की रचना है पर रोक लगा दी गई है कि इसमें राजस्थानी संस्कृति का हास हुआ है, उसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो में भी जो तथ्य हैं वो अप्रामाणिक हैं, इस पर रोक लगाई जाए। इसके बाद आता है कि इस ग्रंथ की प्रामाणिकता को लेकर संदेह है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को किसने प्रामाणिक माना, किसने अप्रामाणिक माना और किसने अर्ध प्रमाणिक माना। हमारे आगे की क्लास में हम इस बिंदु को लेते हैं और आपके सामने आसान लॉजिक के साथ प्रस्तुत करते हैं कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक किसने माना, अप्रामाणिक किसने माना और अर्ध प्रमाणिक किसने माना।